क्या ये मुमकिन है कि मतलब कोई इंसान अदालत में गीता या किसी भी पवित्र ग्रंथ पर हाथ रखकर बिल्कुल सच बोल रहा हो, लेकिन फिर भी ना उसकी बात को सिरे से झूठ मान लिया जाए? हाँ, बिल्कुल। और सच कहूं तो ऐसा अक्सर होता है। राइट, क्योंकि अदालत के कमरे में ना एक घबराया हुआ सच मतलब वो अक्सर झूठ की तरह दिखाई देता है। एग्जैक्टली। तो आज के इस विशेष गहन विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो सिर्फ कानूनी किताबों तक सीमित नहीं है। मतलब ये मानव मनोविज्ञान की एक बहुत गहरी परत खोलता है। बिल्कुल। और आज का हमारा जो मुख्य स्रोत है, स्ट्रेटेजिक गाइड टू क्रॉस एग्जामिनेशन मास्टरी, उसी के अंशों पर हम आज बात करेंगे। हाँ, तो हमारा मिशन ये समझना है कि अदालत का कमरा ना केवल सच और झूठ के बीच की लड़ाई नहीं है। ये एक बहुत ही हाई लेवल का मनोवैज्ञानिक युद्ध क्षेत्र है। सही कहा। जहां केवल सच होना काफी नहीं है, बल्कि उस सच की विश्वसनीयता यानी क्रेडिबिलिटी को साबित करना, वो सबसे बड़ी चुनौती है। मैं तो इसे ऐसे देखता हूँ कि कटघरे में, जिसे हम विटनेस बॉक्स कहते हैं, वहां खड़ा होना ऐसा है जैसे जैसे आप किसी चक्रव्यूह में उतर गए हो। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। ना? मतलब कहानी तो आपकी ही है, लेकिन उस कहानी का जो रिमोट कंट्रोल है वो किसी और के हाथ में है। बिल्कुल। और जब हम इन स्रोतों का विश्लेषण करते हैं तो ये चक्रव्यूह वाली बात एकदम सटीक बैठती है। देखिए, जब अदालत में मुख्य परीक्षण या एग्जामिनेशन इन चीफ होता है ना, हाँ, जब गवाह पहली बार अपनी कहानी बताता है। राइट, तब कहानी का नियंत्रण पूरी तरह गवाह के पास होता है। उसे पता होता है कि उसका अपना वकील क्या पूछने वाला है। सब कुछ एक स्क्रिप्ट की तरह लगता है। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही जिरा यानी क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू होता है तो ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव होता है। अब कंट्रोल पूरी तरह विपक्षी वकील के पास चला जाता है। और विपक्षी वकील का उद्देश्य सच्चाई खोजना तो होता नहीं है ना? एकदम नहीं। उसका मकसद सच्चाई खोजना नहीं है। उसका मेन मकसद है गवाह के मनोवैज्ञानिक ढांचे में, उसके दिमाग में दरारें पैदा करना। अच्छा। हाँ, वो चाहता है कि गवाह के बयानों में विरोधाभास यानी कॉन्ट्रडिक्शंस निकल कर आएं। लेकिन मैं यहाँ एक स्वाभाविक सवाल उठाना चाहूंगा। हाँ, बताइए। मतलब अगर कोई इंसान बिल्कुल सच बोल रहा है, उसने अपनी आंखों से कुछ देखा है, तो उसे इस मनोवैज्ञानिक दबाव से डरने की क्या जरूरत है? सच तो सच ही रहेगा ना, चाहे कोई कैसे भी घुमा फिरा कर पूछ ले। क्या सच अपने आप में काफी नहीं है? देखिए, ये एक बहुत ही आदर्शवादी सोच है। वास्तविकता में ना हमारा दिमाग ऐसे काम नहीं करता। अच्छा। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही शानदार कोट दिया गया है, एक घबराया हुआ सच अक्सर झूठ की तरह दिखता है। वाओ, एक घबराया हुआ सच। हाँ, क्योंकि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जज केवल आपके शब्द नहीं सुनते हैं, वो आपका पूरा व्यवहार पढ़ते हैं। मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कांटेक्ट। एग्जैक्टली। आपकी आवाज का कांपना, पसीना आना। यदि बिल्कुल सच बोलने वाला इंसान भी दबाव में आकर घबरा जाए ना, तो उसकी गवाही जज की नजर में कमजोर पड़ जाती है। समझ रहा हूँ। अदालत जज्बातों या नियत से ज्यादा आपकी स्थिरता पर भरोसा करती है। यानी सिर्फ सच बोलना काफी नहीं है, उस सच का भार उठाने का वो आत्मविश्वास भी होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मनोवैज्ञानिक दबाव तो अदालतों में हमेशा से रहा है। तो आज के डिजिटल युग में ऐसा क्या बदल गया है? मतलब हमारे स्रोत इस नए दबाव को एक टाइम बॉम्ब क्यों कह रहे हैं? यहीं पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस का नया ढांचा सामने आता है। ओके। बीएनएसएस लागू होने के बाद ना साक्ष्य प्रस्तुत करने का जो पूरा सिस्टम है वो बेहद कठोर और समयबद्ध हो गया है। मतलब अब कोई ढील नहीं दी जा सकती? बिल्कुल नहीं। अब निरंतरता यानी कंटिन्यूटी सिर्फ एक विकल्प नहीं है, बल्कि एक सख्त कानूनी अनिवार्यता बन गई है। रुकिए, जो श्रोता कानूनी दाव पे ज्यादा नहीं जानते उनके लिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। हाँ, बिल्कुल। स्रोत में एफआईआर और 161 और 164 के बयानों का जिक्र है। ये बेसिकली क्या है और इनमें कोई अंतर आना इतना खतरनाक क्यों है? देखिए, इसे ऐसे समझते हैं, जब कोई अपराध होता है तो सबसे पहले पुलिस जो बयान दर्ज करती है उसे 161 का बयान कहते हैं। ठीक है। फिर आगे चलकर मैजिस्ट्रेट के सामने जो बयान होता है वो 164 का बयान कहलाता है, और अंत में अदालत की गवाही होती है, जो क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम होती है। हाँ। तो बीएनएसएस की सख्ती ये है कि इन तीनों ही चरणों में आपकी कहानी बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। रत्ती भर भी फर्क नहीं? रत्ती भर भी नहीं।
अगर पुलिस को दिए गए बयान और अदालत की गवाही में कोई भी छोटा सा अंतर आ गया तो विपक्षी वकील पूरे केस को ही खत्म कर सकता है। बाप रे। और इसके ऊपर से डिजिटल सबूतों का दबाव भी तो है ना, सीसीटीवी, जीपीएस। एग्जैक्टली। पहले इन इलेक्ट्रॉनिक चीजों को केवल एक पूरक या सप्लीमेंट माना जाता था कि चलो गवाही को थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। हाँ, लेकिन अब ये सर्वोच्च कसौटी है। अगर गवाह का मौखिक बयान इलेक्ट्रॉनिक डेटा से थोड़ा सा भी मतलब सूक्ष्म रूप से भी अलग हुआ तो क्या होगा? तो उसे एक घातक रणनीतिक त्रुटि या फेटल स्ट्रेटेजिक एरर माना जाएगा। ये तो बहुत ही डरावनी स्थिति है। मतलब इसे समझाने के लिए एक एनालॉजी लेते हैं। हाँ, बताइए। ये तो वैसा ही हो गया ना जैसे आप कोई बीती हुई घटना सुना रहे हो और ठीक आपके पीछे उसी घटना का सीसीटीवी फुटेज चल रहा हो। बिल्कुल, बहुत सटीक उदाहरण है। और अगर आपके शब्दों और उस फुटेज की टाइमिंग में 1 सेकंड का भी या 1 कदम का भी फर्क आ गया तो आपकी पूरी कहानी को सिरे से झूठा मान लिया जाएगा। एकदम सही। भले ही इंसान जानबूझकर झूठ ना बोल रहा हो, क्योंकि इंसान की याददाश्त मशीन तो है नहीं। राइट। वो भूल सकता है। हाँ, हमारा मस्तिष्क घटनाओं को रिकॉर्ड नहीं करता, वो उन्हें रिकंस्ट्रक्ट करता है। लेकिन नया कानून आपकी याददाश्त को डिजिटल फुटेज से तौलता है। और विपक्षी वकील इसी बात का फायदा उठाते हैं। बिल्कुल। यहीं से तो क्रॉस एग्जामिनेशन का वो असली मनोवैज्ञानिक युद्ध शुरू होता है, जिसे हमारे स्रोत में मकड़ी का जाल और गैस लाइटिंग कहा गया है। मकड़ी का जाल? तो ये जाल बुना कैसे जाता है? मतलब कोई वकील सीधे आकर तो नहीं कहेगा ना कि तुम झूठ बोल रहे हो, वरना जज तुरंत टोक देंगे। राइट, वो सीधे हमला नहीं करते। जिरह के दौरान एक चतुर वकील एक मकड़ी की तरह काम करता है। वो कैसे? वो गवाह के चारों ओर अनावश्यक विवरणों का मतलब फालतू के डिटेल्स का एक बारीक जाल बुनता है। जैसे वो पूछेगा, उस दिन आपने किस रंग की शर्ट पहनी थी, या जब आप वहां पहुंचे तो मौसम कैसा था, बारिश हो रही थी या धूप थी। अच्छा, जिनका मुख्य घटना से कोई लेना देना ही नहीं है। गवाह को उलझाया जाए ताकि वो घबराहट में ज्यादा से ज्यादा कच्चा माल या रॉ मटेरियल दे सके। लेकिन यहाँ मेरा एक और सवाल है। जब कोई वकील किसी गवाह को इस तरह से घुमा रहा है, एक ही सवाल बार बार पूछकर उसे गैस लाइट कर रहा है ताकि वो अपनी ही याददाश्त पर शक करने लगे, तो सामने बैठा जज उसे रोकता क्यों नहीं? क्या जज को ये मनोवैज्ञानिक खेल नजर नहीं आते? देखिए, जज सब देखते हैं, लेकिन अदालत में गवाह की विश्वसनीयता को परखना उस वकील का कानूनी अधिकार है। मतलब जब तक वो बदतमीजी ना करे? हाँ, जब तक सीधे तौर पर गाली गलौज या कोई बड़ा नियम नहीं टूट रहा है, तब तक मुश्किल और दबाव वाले सवाल पूछना पूरी तरह से वैध है। और इसी छूट का फायदा वकील उठाते हैं? बिल्कुल। जब एक ही सवाल को बार बार और आक्रामक तरीके से पूछा जाता है ना, तो गवाह के शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन का स्तर बहुत तेजी से बढ़ जाता है, जो स्ट्रेस हार्मोन होता है। राइट। और गवाह तुरंत फाइट या फ्लाइट मतलब लड़ो या भागो के मोड में चला जाता है। तो जब इंसान का दिमाग इस फाइट या फ्लाइट मोड में होता है तो क्या वो अपने बचाव में ज्यादा लंबी सफाई देने की गलती नहीं कर बैठता? बिल्कुल करता है, जो अंततः उसी के खिलाफ इस्तेमाल होती है। एग्जैक्टली यही तो वकील चाहता है। जब गवाह घबराता है तो वो खुद को सही साबित करने के लिए जरूरत से ज्यादा बोलने लगता है, एक्स्ट्रा डिटेल्स देने लगता है। और वो जितना ज्यादा बोलेगा उतनी ही ज्यादा विरोधाभास पैदा होंगे। वाओ। तो मतलब एक तरफ डिजिटल रिकॉर्ड्स का दबाव, दूसरी तरफ बीएनएसएस की निरंतरता, और ऊपर से ये बायोलॉजिकल फाइट या फ्लाइट मोड। तो फिर कोई गवाह खुद को इस मनोवैज्ञानिक हमले से बचाए कैसे? क्या इसका कोई उपाय है? हाँ, बिल्कुल है। इससे बचने के लिए स्रोत सामग्री में 5 सुनहरे नियम यानी 5 गोल्डन रूल्स बताए गए हैं। ओके, तो पहला नियम क्या है? पहला नियम है सत्यनिष्ठा और संक्षिप्तता। मतलब सिर्फ और सिर्फ उतना ही जवाब दें जितना पूछा गया है। अच्छा, लंबी कहानी नहीं सुनानी? बिल्कुल नहीं। अगर जवाब हाँ, ना या मुझे याद नहीं में दिया जा सकता है तो बस उतना ही बोलें। मतलब अगर वकील पूछे क्या आप उस दिन चौराहे पर थे, तो जवाब सिर्फ हाँ होना चाहिए। एग्जैक्टली। ये नहीं कि हाँ मैं वहां था क्योंकि मुझे पेट्रोल भराना था और बारिश हो रही थी, क्योंकि इससे वकील को नए सवाल मिल जाएंगे। सही पकड़ा आपने। और इसी से जुड़ा है हमारा दूसरा नियम, अनियंत्रित चरों का त्याग, यानी ड्रॉपिंग अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स। ये अनियंत्रित चर असल में हैं क्या? अतिरिक्त जानकारी देना इतना खतरनाक क्यों है? इसे एक उदाहरण से समझाती हूँ। मान लीजिए एक गवाह कहता है, मैं वहां रमेश को पैसे देने गया था। ठीक है। अब मुख्य घटना तो ये है कि वो वहां मौजूद था, लेकिन उसने रमेश को पैसे देना नाम की एक अतिरिक्त जानकारी जोड़ दी, जिस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल। अब सोचिए,
कल को विपक्षी वकील रमेश को ही अदालत में बुला ले ओहो। और रमेश डर के मारे मुकर जाए, कह दे कि मुझे तो कोई पैसे नहीं मिलने थे। वाह। तो मुख्य घटना के सच होते हुए भी गवाह की पूरी गवाही संदिग्ध हो जाएगी। एग्जैक्टली। जज को लगेगा कि अगर ये इंसान एक बात में झूठ बोल रहा है तो पूरी कहानी ही झूठी होगी। बहुत खतरनाक है। तो तीसरा नियम क्या है? तीसरा है अनुमान या एस्टिमेशन का निषेध। डिजिटल युग में शायद या लगभग जैसे शब्द बिल्कुल आत्मघाती हैं। मतलब अदालत में अंदाजे से तीर नहीं चलाने हैं। बिल्कुल नहीं। अगर सच में याद नहीं है तो अंदाजा न लगाएं। और यही पर हमारा चौथा नियम आता है, जो कि है विस्मृति की विधिक स्वीकार्योक्ति, यानी अदालत में साफ साफ मुझे याद नहीं कहना। यहाँ मैं एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास, एक पैराडॉक्स सामने लाना चाहूंगा। हाँ, बताइए। देखिए, आम जिंदगी में हमें हमेशा सिखाया जाता है कि किसी सवाल के जवाब में मुझे नहीं पता कहना अज्ञानता की निशानी है। राइट। इससे कमजोरी माना जाता है। लेकिन अदालत के कमरे में यही छोटा सा वाक्य एक अभेद्य विधिक ढाल कैसे बन जाता है? ये बहुत ही शानदार ऑब्जर्वेशन है आपका। देखिए, विधिक मनोविज्ञान में मुझे याद नहीं कहना कोई कमजोरी नहीं है। ये एक प्रोसीजरल सेफगार्ड है, एक सुरक्षा कवच। हाँ, अगर सच में याद नहीं है तो गलत अंदाजा लगाकर फंसने से बेहतर है कि साफ कह दें मुझे याद नहीं। कोई भी कानून आपको वो बात याद रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकता जो आप भूल चुके हैं। सही बात है। और हमारा पांचवा और आखिरी नियम। पांचवा नियम है निरंतरता या कंसिस्टेंसी। अपनी पिछली गवाही, वो 161 और 164 वाले बयान, उन्हें अच्छे से याद रखें। ये पांचों नियम सुनने में बहुत ही लॉजिकल लगते हैं। बिल्कुल। लेकिन नियम जानना एक बात है, और जब कटघरे में खड़ा होना पड़े और सामने वाला वकील मशीन गन की तरह सवाल दाग रहा हो, हाँ, वो प्रेशर अलग होता है। बिल्कुल। तब इन नियमों को लागू करने का संयम कैसे लाया जाए? क्योंकि तब तो वो एमिगडाला हावी होता है ना। यहीं पर सामरिक नियंत्रण और प्रस्तुतिकरण की कला काम आती है। गवाह को ना जिरह की लय यानी रिदम को तोड़ना आना चाहिए। अच्छा, लय को तोड़ना। हाँ, विपक्षी वकील जानबूझकर बहुत तेजी से सवाल पूछता है ताकि आपके दिमाग का लॉजिक वाला हिस्सा काम करना बंद कर दे। इसे तोड़ने का सबसे असरदार तरीका है विराम की शक्ति या पावर ऑफ पॉज। मतलब जवाब देने के से पहले रुकना। बिल्कुल। हर सवाल के बाद कम से कम 2 से 3 सेकंड का पॉज लेना एक जैविक नियामक या बायोलॉजिकल रेगुलेटर का काम करता है। वाओ, इसे सुनकर मुझे स्पोर्ट्स की याद आ रही है। अच्छा, कैसे? मतलब ये पॉज लेना बिल्कुल वैसा ही है ना, जैसे कोई बल्लेबाज एक बहुत तेज रफ्तार से आती गेंद को खेलने से पहले क्रीज से हटकर एक गहरी सांस लेता है। हाँ? वो सिर्फ समय नहीं ले रहा है, वो असल में खेल की लय पर अपना कंट्रोल वापस पा रहा है। बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। एग्जैक्टली यही होता है। ये 2-3 सेकंड का ठहराव आपकी घबराहट कम करता है और वकील को ये स्पष्ट संदेश देता है कि कंट्रोल अभी भी गवाह के पास है। और इसके अलावा कोई और टिप? शारीरिक भाषा। जज की तरफ देखकर बोलना, आई कांटेक्ट बनाना बहुत जरूरी है। स्थिर आवाज में जवाब देना और भावनात्मक रूप से बिल्कुल शांत रहना, क्योंकि अदालत जज्बातों से ज्यादा स्थिरता पर भरोसा करती है। राइट। और इसीलिए तैयारी के लिए अपने वकील के साथ मॉक क्रॉस एग्जामिनेशन यानी प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिना प्रैक्टिस के सीधे मैदान में उतरना बेवकूफी है। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये स्पष्ट है कि अदालत में सफलता का एक बहुत ही ठोस सूत्र है। वो क्या? सत्य प्लस संयम प्लस स्पष्टता बराबर विधिक जीत। बिल्कुल सही। केवल सच होना काफी नहीं है। और सच कहूं तो जो श्रोता हमें सुन रहे हैं उनके लिए ये सिर्फ अदालत की बात नहीं है। हाँ, ये असल जिंदगी में भी लागू होता है। राइट। जीवन की किसी भी उच्च दबाव वाली स्थिति में, जैसे कोई कठिन इंटरव्यू हो या तीखी बहस, वहां अपने दिमाग और शब्दों पर नियंत्रण कैसे रखा जाए, ये उसकी एक मास्टर क्लास है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। तो आज के सफर की शुरुआत में हमने कटघरे को एक चक्रव्यूह माना था। और आज हमने ये सीखा कि उस चक्रव्यूह में अपना रिमोट कंट्रोल वापस कैसे लेना है। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। आज की चर्चा के बाद ये सवाल मन में जरूर आता है कि अगर सिर्फ एक सच को साबित करने के लिए किसी इंसान को इतना कड़ा मनोवैज्ञानिक अभ्यास करना पड़े, अपनी बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल करनी पड़े और अपनी याददाश्त को एक मशीन की तरह सेट करना पड़े, क्या तो क्या हमारी न्याय प्रणाली वास्तव में अपराध के तथ्यों का परीक्षण कर रही है?
ये बहुत ही गहरा सवाल है। या फिर ये सिर्फ एक गवाह के तनाव झेलने की क्षमता का परीक्षण बन के रह गई है? क्या अदालत सच्चाई की खोज है या सिर्फ नसों के नियंत्रण यानी टेस्ट ऑफ नर्व्स का एक खेल? सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और इसी सवाल के साथ हम आज का ये गहन विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है। मिलेंगे अगले विश्लेषण में।